हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे जो नीट 2020 का पेपर है, 2020 का पेपर है, उसको डिस्कस करते हैं आज हमारे पेपर में। देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखिए ये पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ और भी आप ध्यान दें कि ये पेपर में बड़ा ही बेसिक पेपर आया है, बहुत सिंपल पेपर है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 91 से स्टार्ट है इसमें क्वेश्चन और 135 तक जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मूवमेंट 16 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ठीक है, आपको क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है जिसका डाइपोल मूवमेंट दिया है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। ठीक है, और आपको उसके 0.6 मीटर की डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। तो देखिए हम बात करें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या होगा यहाँ पे, V इक्वल टू K P cos थीटा अपॉन d²। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, वैल्यू पुट करनी है आपको। तो V इक्वल टू K होता है आपका 9 × 10⁻⁹ K। P कितना है, 16 × 10⁻⁻⁹। ओके, K P cos थीटा, तो cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिवाइडेड बाय K P cos थीटा बाय d²। कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 0.6 मीटर पर चाहिए आपको, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये प्लस के 9 से माइनस का 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो V क्या आएगा, 9 × 16 × cos 60 क्या होता है 1/2, और ये 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.6 × 0.6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने डेसिमल हटाया तो ऊपर कितना हो गया आपके पास में 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। फिर देखिए इसको सॉल्व करा तो 2 से कैंसिल किया, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा फाइनली, 8 × 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आपका लगभग आंसर 200 वोल्ट। एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया, 200 वोल्ट। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, फोर्थ आंसर करेक्ट है आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 जो गिवन है उसमें कहा गया है, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, वोल्टेज सोर्स। एक LCR सीरीज सर्किट है। कौन सा सर्किट है, LCR सीरीज सर्किट, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। किससे, ये आपका AC सोर्स हो गया। ठीक है, RLC, ये AC सर्किट हो गया, सीरीज LCR सर्किट गिवन है। ठीक है, टू एन AC वोल्टेज सोर्स व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट। अब हमने इसमें से क्या किया, पहले तो L को रिमूव कर दिया, L को क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, तो RC सर्किट बना, और RC सर्किट बना तो फेज डिफरेंस होता है tan phi इक्वल टू XC/R, और आपको जो फेज डिफरेंस है वो π/3 गिवन है, तो tan π/3 बन जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, XC/R है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी बार क्या कहा है उन्होंने, फिर कहा है इफ C इज रिमूव्ड, तो L तो सेम रहता है लेकिन हम किसको रिमूव कर देते हैं, C को, तो RL सर्किट रह गया। फिर क्या रह गया, RL सर्किट। तो फेज डिफरेंस फिर से वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL/R। ठीक है, अब π/3 है तो हमने लिखा tan π/3, tan π/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, XL/R, XL/R। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन XC/R है, ये XL/R है, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर दिया, तो ये बना XL/R इक्वल टू क्या बना, XC/R। अब ये एक R से एक R को कैंसिल आउट कर दिया, तो XL इक्वल टू क्या बन गया, XC बन गया। और जब XL XC के इक्वल हो RLC सर्किट में तो ये रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। कौन सी कंडीशन कहलाती है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। तो आप जब फाइनली इसकी वैल्यू लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे, तो tan phi इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास में, tan phi इक्वल टू बनेगा XC - XL/R। और आपने पहले ही प्रूफ कर लिया कि XC और XL इक्वल है, तो ये 0 बचेगा, तो phi इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पर होती है।
तो फाई की वैल्यू आ गई 0 डिग्री। अब पावर फैक्टर चाहिए, तो पावर फैक्टर होता है आपके पास में कॉस फाई, तो कॉस फाई इक्वल टू कॉस जीरो कितना होता है 1, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कहा गया है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड। ठीक है, कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ से अगर आप ये डेसिमल हटा दोगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर बाद में कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अगर इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, हाफ कर देंगे तो इसकी वैल्यू रखें 3/2 × 2 और ये न्यू नॉट, तो यह जाएगा 3/4 न्यू नॉट। डिवाइड लगाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा ये, तो न्यू नॉट न्यू डैश आ जाएगा आपका 0.75 न्यू नॉट। इसका मतलब है कि जो न्यू डैश की वैल्यू है वो कम है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाए, किससे कम हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा 0, नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फोटो करंट, फोटो करंट बिकम 0। क्यों 0 हो गया, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हो जाए तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि प्रवाहित धारा का मान एक निश्चित मात्रा से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी आवृत्ति का मान, आपतित आवृत्ति का मान एक निश्चित आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए, उस आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 94, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। किसकी डायमेंशन चाहिए आपको, स्ट्रेस की डायमेंशन चाहिए। तो देखिए स्ट्रेस मतलब प्रतिबल होता है हिंदी में, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है आपके पास में, स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2, एरिया की क्या होती है L²। अब आप एक बात का ध्यान दें कि एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना m और ये L ऊपर गया तो L-1 t-2, दिस इज द आंसर, mL-1 t-2, mL-1 t-2, सेकेंड करेक्ट है। समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट हम 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 जो है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कोई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू करता है, रेस्ट से एक्सेलरेट करना शुरू करता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v वोल्ट, इफ डी ब्रोंगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो डी ब्रोंगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, √v को इधर लिखें तो √v इक्वल टू 12.27, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो √v इक्वल टू, हमने इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया तो 1.227 10⁻⁻9 लिखा, डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है आपके पास में 1.227 इंटू 10⁻⁻2। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो नैनो के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁹ से। अब आप एक बात का ध्यान दें, ये -9 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/10⁻⁻2 रह गया। क्या रह गया आपके पास में 1/10⁻²। इसको ऊपर लिखेंगे तो √v इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻+2। बट आपको तो v की वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो v बराबर क्या हो जाएगा 10⁴ वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर सेकंड सही है, 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 95 था। आगे बात करते हैं हम, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे क्या कहा गया है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है विथ एयर एज ए मीडियम 6 माइक्रोफेरेड, इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम 30। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो 30 है, एयर में कितना है आपके पास में 6 है।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्मूला होता है कैपेसिटी इन मीडियम टू द कैपेसिटी इन एयर। क्या फॉर्मूला होता है? कैपेसिटी इन मीडियम अपॉन कैपेसिटी इन एयर। तो मीडियम में कितनी है आपके पास में 30 है, और एयर में कितना है, मीडियम में कितनी है 30 है, और ईयर में कितनी है आपके पास में 6 है। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 5 आ जाएगा यहाँ पे। बट आपसे क्या पूछा है? कैपेसिटी द परमिटिविटी पूछिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 5। मल्टीप्लाई कर लें तो जाएगा 5 2 कैरी 42 4 40 और 4 44 44.25 10 की पावर -12। और ज़्यादा अगर आप सॉल्व करोगे तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा आपको। 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 अपॉन में ले आए तो 100 से डिवाइड दिया तो 0.4425 10 की पावर -10। दिस इज द आंसर। कौन सा है? 0.44 10 की पावर -10। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पूछा था सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा सॉलिड बताना है जिसमें क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है। तो देखो मैं बता दूं आपके लिए, मेटल जो होता है अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेटल के लिए तो पॉजिटिव होता है, ये अलॉय के लिए भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की बात करें और इंसुलेटर की बात करें, तो इसके लिए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब आप ऑप्शन को देखिए, सेमीकंडक्टर ओनली, मेटल तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। इंसुलेटर ओनली, सेमीकंडक्टर ओनली। तो अब आपको यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आंसर चूज करना है, क्योंकि आपका सेमीकंडक्टर भी सही है, इंसुलेटर भी सही है, लेकिन इस ऑप्शन में तो दोनों दिए गए हैं ना, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो आप ऑप्ट किसको करेंगे? सेकंड वाले को, इंसुलेटर एज वेल एज सेमीकंडक्टर। ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे कहा गया है फॉर ए ट्रांजिस्टर, आपको एक ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो फॉर ए ट्रांजिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं पहले से ही। देखो ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ठीक है। फिर देखें इसमें एमीटर जो है वो क्या होता है? हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड, ठीक है। एमीटर को हाईली डोपिंग करते हैं, हाईली डोप्ड। ये क्या होता है? लाइटली डोप्ड। बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है। कैसे होता है? लाइटली डोप्ड। और ये क्या होता है? मॉडरेटली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड, ठीक है। अगर डोपिंग की बात करें, हम डोपिंग की बात करें तो ये कंडीशन होती है, हाईली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड। साइज की बात करें तो मॉडरेट इन साइज, थिन इन साइज एंड लार्जर इन साइज। साइज की बात करें तो देखो आपको कहा गया है बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आज फॉरवर्ड बाइस। अच्छा, हम बाइसिंग की और बात कर लेते हैं। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन एंड कलेक्टर इज कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज कंडीशन। कैसे? रिवर्स वाइज कंडीशन, ठीक है। तो आपको क्या लिखा है? बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज। गलत है, एमीटर तो फॉरवर्ड होता है लेकिन कलेक्टर रिवर्स होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। द बेस रीजन मस्ट बी थिन एंड लाइटली डोप्ड। बेस रीजन थिन होता है, लाइटली डोप्ड, अभी मैंने बताया लाइटली डोप्ड और थिन होता है। तो यही आंसर आपका क्या है? करेक्ट है। फिर देखो बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। गलत है ये भी, ठीक है। फिर बेस एमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम साइज। नहीं, साइज मैंने क्या बताया, ये सबसे मॉडरेट साइज होता है, थिन इन साइज होता है, लार्जर इन साइज होता है। तो ये आपका 98 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो देखिए 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, क्या कहा है क्वेश्चन में? आ स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट ऑफ 0.01। एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पता है आपको कितना है? 0.01 एंड देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज पूछा है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अगर हम देखें कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। तो लीस्ट काउंट आपको कितना है? 0.01 गिवन है, तो हमने लिखा 0.01। पिच कितना है आपके पास में? पिच ही कैलकुलेट करना। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? तो नंबर ऑफ डिवीजन आपके पास है 50। इसके इधर मल्टीप्लाई करें तो पिच क्या आ जाएगा आपके पास में?
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पिच आ जाएगा 0.50। कितना आ जाएगा? 0.50 mm। यही आपका आंसर है, तो 0.5 mm। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखें 100 नंबर के क्वेश्चन में एसएचएम से ही क्वेश्चन लिया गया है। क्या कह रहे हैं? द फेस डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ एसएचएम इज। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा पाई। ठीक है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो ए कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से ओमेगा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो एक्सेलरेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आप अलग से करोगे तो मल्टीप्लाई ओमेगा। तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या बनी यहाँ पे? वो बन गई ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब दोनों को आप कंपेयर करो तो यहाँ पे भी साइन थीटा है और यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन ये नेगेटिव आगे आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन, क्या लिखेंगे? पाई प्लस ओमेगा टी साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। 180 प्लस थीटा क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट हो गया 180 प्लस थीटा पे। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि 180 प्लस थीटा पे थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इनको कंपेयर करो, इसमें केवल साइन ओमेगा टी प्लस फाई मान लूँ मैं, और यहाँ पे पाई आ रहा है, तो कितना हो गया फेस डिफरेंस? पाई हो गया। कितना हो गया? पाई हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 100 की बात हुई। आगे चलते हैं 101 पे। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैविंग 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। सेंटर ऑफ सोलिनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा होता है वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके पास में? 100 टर्न्स हैं, और करंट आपके पास कितना है? तो करंट है आपके पास 2.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है आपके पास में? 50 सेंटीमीटर है, तो 50 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 52 जा 100 दो बार कैंसिल हो गया, ये -2 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -7 रह गई, और 2.5 से 2 में मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। 5 इंटू 4 पाई 10 टू दी पावर -5, तो ये आ जाएगा 20 पाई 10 की पावर -5। ये जीरो को एक बार इसमें इंक्लूड कर दें तो ये जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब आप आंसर देख लीजिए, पाई में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो पाई की वैल्यू रखें आप। पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 6.28 10 की पावर -4 टेस्ला। कौन सा आंसर करेक्ट है देख लीजिए, 6.28 10 की पावर -4 टेस्ला। थर्ड आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अ बॉल इज थ्रोन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई बॉल है उसको किसी हाइट से फेंक रहे हैं, तो कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक 20 मीटर पर सेकेंड से गेंद को नीचे फेंक रहे हैं, तो यू आपका कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, सो वेलोसिटी 80 है, तो v इक्वल टू कितना है आपके पास में? 80 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्या कहा गया है? क्या हाइट ऑफ द टावर पूछा है, कोई बात नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। नीचे फेंक रहे हैं तो प्लस 2gh। हाइट ऑफ द टावर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो हाइट ऑफ द टावर आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आपके पास कितना है? 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2g की वैल्यू 10 हो जाएगी, और h चाहिए आपको। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो जाएगा।
20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा प्लस 20h आ जाएगा। अब ये 400 को इधर ट्रांसफर करो, 400 को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 6400 में से 400 को घटाओगे तो 6000 रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 20h। हाइट चाहिए तो h इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय कितना 20। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड लगाए तो कितना आ गया 300 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर कौन सा है, सेकंड 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एक कलर कोड दिया है, कार्बन रेजिस्टेंस कलर कोड दिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लिखा है, द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, येलो वाइट ब्राउन गोल्ड, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल है ये भी, जरा इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कलर कोडिंग जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखनी है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये कलर कोडिंग के लिए आपको एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ ट्रिक याद रखनी है कलर कोडिंग के लिए। क्या, बी फॉर ब्लैक बी फॉर ब्राउन, ठीक है, बी फॉर ब्लैक बी फॉर ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। आगे आएगा बेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%, सिल्वर के लिए 10% और नेकलेस नो कलर के लिए 20%। आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर और याद रखने हैं, तो बी ब्लैक के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पावर ऑफ 10 की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो पावर ऑफ 10 आएगा आपका 10 की पावर 0, फिर 1, फिर 2 3 4, ऐसे आप 9 तक जाएगा ये, ठीक है। यहाँ 5 आएगा, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अब हम इसमें आगे बनाते हैं। तो देखिए आपको रेजिस्टेंस कलर कोड चाहिए, तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C और फिर प्लस माइनस D%, या इसको सिंपली सेपरेट भी कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस चाहिए आपको, तो देखिए सबसे पहले कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, येलो। तो देखो येलो कहाँ आ रहा है, 0 1 2 3 4, 4 पे कौन सा आ रहा है ये येलो, तो हमने यहाँ पे लिखा 4। दूसरी वायलेट, वायलेट के लिए बी फॉर ब्लैक बी फॉर ब्राउन, वायलेट के लिए आप यहां तक जाएंगे 7 तक, तो क्या लिखा आपने 47 इंटू 10 की पावर C। क्या है, ब्राउन, बी फॉर ब्लैक बी फॉर ब्राउन 10 की पावर 1 है, तो इंटू 10 की पावर 1। अब टॉलरेंस प्लस माइनस में नहीं है, सिंपल टॉलरेंस है, तो 5% लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 ओम 5%, दिस इज द आंसर। सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो गया। ओके, समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, द ब्रिस्टर एंगल आई बी फॉर इंटरफेस शुड बी। ब्रिस्टर एंगल पूछा है, तो ब्रिस्टर एंगल पूछा है तो ब्रिस्टर्स लॉ हमने पढ़ा होता है, म्यू इक्वल टू 10 IV, ठीक है, 12th में ही है ये, म्यू इक्वल टू 10 IV, ये ब्रिस्टर्स लॉ होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है शुड बी हमेशा 1 से, तो कभी भी हमेशा 1 से 1 या 1 से ज़्यादा होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगा, ये बात ध्यान रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का या तो 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, तो म्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी। अब म्यू क्या है, ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है, म्यू इक्वल टू 10 IV, तो मैंने यहाँ पे म्यू की जगह क्या लिख दिया, 10 IV लिख दिया। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ से IV क्या आएगा, IV ग्रेटर देन 10 इनवर्स 1 और लेस देन 10 इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री के एंगल पर, IV और इन्फिनिटी कब होती है 90 डिग्री पर, तो मतलब 90, तो 45 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट है, 45 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। क्लियर हुई बात। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में आपसे क्या पूछा गया है, कह रहे हैं अ रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ I ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। एक आपको प्रिज्म गिवन है, ये आपके पास एक प्रिज्म हो गया, एक लाइट रेस पे इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म पर स्मॉल एंगल पर, तो ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर कर लिया, स्मॉल एंगल है I, ठीक है। अ रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ I ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस।
ये इसके बाद क्या है अपोजिट सरफेस से क्या है नॉर्मली पास हो जाती है, ऐसे निकल जाती है इसी तरह से, ठीक है। अपोजिट सरफेस पे कैसे पास हो रही है, ये नॉर्मली पास हो रही है। और ये प्रिज्म एंगल हो गया यहाँ पे ए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आपका R1। तो ध्यान दीजिए ए क्या होता है आपका, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली जा रही है मतलब R2 की वैल्यू आपने क्या है यहाँ पे नॉर्मली जा रही है तो 0 डिग्री। अगर कोई नॉर्मली आई और नॉर्मली चली गई तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो गया, तो R2 यहाँ पे क्या हो गया आपके लिए 0, नॉर्मली अगर निकल गई तो A इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा। ओके, A R1 के इक्वल हो गया। अब स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है आपने कि μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, तो साइन क्या R1, वैल्यू रखें तो μ1 ईयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, ईयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन I इक्वल टू म्यू, प्रिज्म के लिए क्या दिया है, इमर्जेस नॉर्मली मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म मटेरियल का वो म्यू है, और साइन R1 का मतलब साइन है। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि आपको थिन प्रिज्म दिया है तो फॉर स्मॉल एंगल जो साइन थीटा है वो आपका नियरली इक्वल होता है किसके, थीटा के। तो आपने क्या लिखा, हाँ तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 105। इसमें हमने क्या पढ़ना है, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। तो ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपका किससे है, ऑप्टिक्स से है ये क्वेश्चन। तो आपको एक क्या गिवन है, एक प्रिज्म गिवन है, क्या गिवन है, प्रिज्म गिवन है, और कह रहे हैं प्रिज्म ए, प्रिज्म हो गया आपके पास में, स्मॉल एंगल प्रिज्म गिवन है आपको, और यहाँ पे इस प्रिज्म पे क्या हो रहा है, एक लाइट रे फॉल हो रही है स्मॉल एंगल पर। तो ये लाइट रे फॉल हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, इसके बाद इसका रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, ठीक है, इस प्रकार से, और ये आपका नॉर्मल बना दिया हमने यहाँ पे, और ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई ये नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर। ये एंगल जो है 90 डिग्री है आपका, ठीक है। दिस इज द प्रिज्म एंगल ए, और ये आपका एंगल हो गया R1, और इधर R2 आपका क्या हो गया 0, क्योंकि नॉर्मली फॉल हो रही है। अगर कोई लाइट रे ऐसे आती है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली आपकी रिफ्लेक्ट हो गई तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो भाई प्रिज्म से आपने क्या पढ़ा है, A इक्वल टू R1 प्लस R2 पढ़ा है, तो R1 प्लस R2, तो A इक्वल टू R1 प्लस 0, मतलब A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, R1 आ गई, ठीक है। फिर हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है, μ1 sin I इक्वल टू व्हाट, μ2 sin R। वैल्यू रखें, ईयर से आ रही है ग्लास में, तो ईयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, sin I इक्वल टू μ2 को म्यू लिखा हमने, क्योंकि ग्लास के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, प्रिज्म के लिए म्यू गिवन है, म्यू sin I, ठीक है। I2 एक्चुअली ये क्या होगा, सॉरी I2 को आप एक्चुअली क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, तो साइन ए, ओके। फिर देखो फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, फॉर स्मॉल एंगल आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल होते हैं थीटा के, तो यहाँ पे वैल्यू रखी, तो 1 इंटू साइन आई, तो साइन आई हुआ, साइन आई को आपने आई लिख दिया इक्वल टू म्यू ए, तो आपका ये करेक्ट आंसर आ गया, आई इक्वल टू म्यू ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, आपको कह रहे हैं दो सिलेंडर हैं, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो दीज आर द टू सिलेंडर ए एंड बी, क्लोज सिलेंडर हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो हमने इसको कनेक्ट भी कर दिया आपस में। टू सिलेंडर ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय स्टॉप कॉर्क, कंटेन्स आइडियल गैस ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी इज कंप्लीटली एवेक्यूएटेड, ये खाली है और ये भरा हुआ है ए। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड है, द स्टॉप कॉर्क इज सडनली ओपन, यहाँ से ओपन करेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, क्योंकि क्या होगा, एक से जो गैस पास होगी वो दूसरे में चली जाएगी बाहर, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, किसका, हीट का और एनर्जी का, तो इसलिए कौन सी प्रोसेस हुई आपकी, एडियाबेटिक प्रोसेस हुई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 106 हो गया, 106 हो गया।
अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, इनमें से किसके लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखें कि बोर का जो मॉडल है वो कब वैलिड होता है। बोर का मॉडल तभी वैलिड होता है जब कोई एटम या आयन में एक इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1h2 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैलिड है। सिंगल आयोनाइज्ड न्यून एटम Ne+, न्यून का एटॉमिक नंबर 10 होता है, Ne+ है तो 9 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके लिए वैलिड नहीं है। तो आंसर सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्वेश्चन क्या कहता है, 2 बॉडी हैं, ठीक है, 2 बॉडी ऑफ मास 4 and 6 आर टाइड टू द एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग पासेस ओवर द पुली फ्रिक्शनलेस, द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, एक्सेलरेशन सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। सपोर्टिंग, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, सपोर्टिंग माइनस अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सपोर्टिंग, सपोर्ट ये करेगा 6G, डाउनवर्ड जाएगा, अपोज ये करेगा 4G, ये नीचे की मतलब ये इधर जाना चाहेगा लेकिन ये भी कुछ फोर्स लगा रहा है। तो सपोर्टिंग क्या है आपके पास 6G, अपोजिंग क्या है 4G, टोटल मास 6 + 4 कितना हो गया 10, सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आ गया 2G/10, डिवाइड लगा दिया हमने 2 से इसमें, तो यह जाएगा 2 × 5 = 10, मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास G/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, G/5 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, सर्टेन स्पेस रीजन में वॉल्यूम गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। अब आपका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, 5 दिया है, कितना है 5 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे -d/dr ऑफ किसका 5 का, 5 का किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, तो आंसर क्या आएगा 0, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा है, हेलो बच्चों कैसे हैं आप, मैं आपका मेंटर अरविंद आपका स्वागत करता हूं इंटरनेशनल स्कूल। इट जनरेट 36 क्रिप्टन 89 3 न्यूट्रॉन्स, तो आपका कौन सा करेक्ट है। तो सिंपल सा आपको इसमें क्या करना है, मैच कर देना है। 92 यूरेनियम 235 का जब डिसोसिएशन हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर डिसोसिएशन हुआ या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन हुआ, तो क्या बना 36 क्रिप्टन 89। अब इसमें मास नंबर कांस्टेंट रहता है, मास भी कांस्टेंट रहता है इस प्रोसेस में और एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट रहता है। 36 तो बाहर निकल गया, तो 36 में आप और क्या ऐड करेंगे कि 92 बन जाए, तो 56 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 56 ऐड करेंगे, क्योंकि 50 ऐड किया तो क्या हो गया 86 और 6 92 बन जाएगा। तो 56 Ba 144 प्लस 3 0 and 1, 3 न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे हैं ना विथ ए न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में आपको क्या करना है, एनर्जी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = m/c², ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, E = m/c²। मास बताएं कितना है आपके पास में 0.5 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करिए तो 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है, इसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया 0.5 × 10⁻³ × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 8 का 16 बन जाएगा। ये इसको आगे हमने सॉल्व किया तो -3 से इसको कैंसिल किया तो 13 रह जाएगा। ये 9 5 45, तो 4.5 × 10⁻13 जूल इज द करेक्ट आंसर। कितना है आपका 4.5 10⁻13 जूल, फोर्थ आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, ये 111 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 112 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर इज d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गैसेस में, ठीक है, जो आपका चैप्टर है एक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं 113, 113 नंबर की बात करते हैं। तो क्या कहा है, ये वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। एक L लेंथ का वायर है, उसको हमने एक फिक्स्ड सपोर्ट पर बांध रखा है। ये वायर हो गया L लेंथ का, ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट से ये बांध रखा है आपने, ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर चेंज L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड। इस पे एक M मास कोई सस्पेंड किया है तो इसका क्या है, थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है। कितना हो गया, L1 हो गया। कितना मास हमने सस्पेंड किया है, कैपिटल M, ठीक है। तो इट्स फ्री। द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस चाहिए आपको तो सबसे पहले स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं आप, वेट कितना लग रहा है यहाँ पे, mg। कितना वेट लगेगा यहाँ पे, mg। तो हमने लिखा फोर्स अपॉन एरिया, a हो गया। स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज L1 थी पहले, L थी अपॉन L। तो यंग मॉडुलस चाहिए। यंग मॉडुलस क्या होता है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना है, mg। क्या है स्ट्रेस, mg अपॉन a। स्ट्रेस हो गया आपके पास में mg अपॉन a। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है L1 माइनस L अपॉन L, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा mg अपॉन a y इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन L1 माइनस L, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। क्या बना, mg L अपॉन a L1 माइनस L। कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114, 114 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 114 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है चार्ज 3.2 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर से 15 सेंटीमीटर पर चाहिए और रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये स्फीयर गिवन है, इसकी रेडियस 10 है लेकिन 15 पर आपको चाहिए। तो आउटसाइड द स्फीयर पूछ रहे हैं और आउटसाइड द स्फीयर पूछ रहे हैं आपसे वैल्यू। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटसाइड द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। चार्ज कितना है आपके पास में 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम डिवाइडेड बाय r। रेडियस क्या है आपके पास में, रेडियस 15 सेंटीमीटर पर चाहिए तो 15 इंटू 10 की पावर -2, इसका हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई जैसे ही हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये -7 से ये कैंसिल किया तो ये क्या हो गया 10 की पावर 2 हो गया और यहाँ पे क्या बचा 3.2 बचा डिवाइडेड बाय कितना आ गया 15 का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया 15 इंटू 15 2 टाइम्स 10 की पावर -4। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने 3 से कर दिया, 3 3 जा 9, ये 5 टाइम्स हो गया, फिर से ये 5 बार हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू कितना 3.2 अपॉन 25 और ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी 6। डिवाइड तो जा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, हमने इसको लिखा 32 अपॉन 25 और ये 10 की पावर कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। कितना आएगा 1.25 बन जाए 25 तो कितना बचा 7। सो यह आ जाएगा 1.28 अप्रॉक्स 10 की पावर 25। तो कौन सा आंसर करेक्ट है 1.28 10 की पावर 5 का ऑर्डर ही निकालना है तो फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर का क्वेश्चन है जो वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 115 को चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 की पावर -20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हमने पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सो 1 जूल की वैल्यू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 1 जूल में होता है तो पूछा कितने में गया है 10 की पावर -20 जूल इक्वल टू
10⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा इसको सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस के 20 से इसको कैंसिल किया तो 10⁻−1 बचा, -1 बचा तो इसको लिखा 1/1.6 इंटू 10, मतलब एक्चुअली 1/16 हो गया। अभी डिवाइड नहीं लग रहा है, डिवाइड नहीं लग रहा तो हमने ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, एक डेसी जीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट कर दिया। अभी भी नहीं गया तो 6 टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.06 टाइम्स। एक मिनट, क्या हुआ, ये सॉल्व किया हमने तो ये हो गया 1/16। अब डिवाइड नहीं जा रहा तो 0.10 हो गया। अब भी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक और जीरो आ गया, 100 6 टाइम चला जाएगा, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पर किसी बॉडी का वेट जो है वो कितना है, 72 न्यूटन है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। हाफ ऑफ रेडियस पे कितना हो जाएगा, तो हमने इसमें पढ़ा है जी डैश इक्वल टू फॉर्मूला जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी डैश इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मास से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो एम जी डैश इक्वल टू एम जी, वेट बनाना है क्योंकि वेट के बारे में बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच आपसे क्या कह रहे हैं, 72 न्यूटन, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। कितनी हाइट पर जा रहे हैं, हाफ ऑफ रेडियस, तो एच इक्वल टू R/2 बनेगा। एच इक्वल टू वॉट, R/2। सो हमने लिखा 1 प्लस R/2 और इंटू आर, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो गया हमारा, तो फाइनली डब्ल्यू डैश इक्वल टू बना डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू कितना, वेट कितना है, 72 न्यूटन है। तो ये 72 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 में 1/2 ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा तो हमने क्या लिखा, 72 डिवाइडेड बाय 3/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3/2 का स्क्वायर 9/4 बनता है, 9/4 बनेगा तो 72 डिवाइडेड बाय 9/4, 4 को आप ऊपर लिख दो तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 72 इंटू 4 डिवाइडेड बाय वॉट 9, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना 32 न्यूटन इज द आंसर। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट है 32 न्यूटन। ये समझ आ गया, ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट और हम देखते हैं कुछ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 के बाद 117 वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो देखिए 117 वाले क्वेश्चन में आपको लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन दिया गया है। कौन सा है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिया है। लॉजिक गेट में क्या पूछा है, फॉर द लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज, आपको इसमें से बतानी कौन सी ट्रुथ टेबल सही है। तो सबसे पहले ध्यान दें, आपकी यहाँ पे कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट लगा है, और ये भी कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट लगा है। नॉट गेट का जो आउटपुट है आपको वो कौन से गेट पर दे रहे हैं, हम और गेट पर दे रहे हैं। कौन से गेट पर दे रहे हैं, और गेट पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दो इनपुट लिए ए और बी, वही बना लेते हैं 0 0 1 0 0 1 1 1। फिर आपने इसको नोट किया, दोनों आउटपुट इनको नोट किया तो ए बार और बी बार। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 का उल्टा होगा आपके पास 1 0 1 0, यहाँ पे 1 1 0 0। ठीक है, ये नोट हो गया। फिर हमने इसका आउटपुट किस पे दिया, और गेट पे दिया, तो और गेट में आप क्या लिखते हैं, ए बार प्लस बी बार। लेकिन यहाँ पे फिर से नोट किया तो इस पे भी बार आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ऐड करें 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 1, 1 + 1 1 होता है, इसका रिवर्स कर दे तो 0। फिर से 0 + 1 1 उल्टा कर दें तो 0, 1 + 0 1, और 0 + 0 0 होता है, उल्टा कर दें तो ठीक है। 1 + 1 1 अपोजिट 0, 0 + 1 1 अपोजिट 0, 1 + 0 कितना हो गया 1 अपोजिट 0, 0 + 0 0 अपोजिट क्या हो गया 1। तो कौन सी ट्रुथ टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैच कर लें। तो देखिए आपका ये आ रहा है 0 0 0 1, थर्ड आंसर करेक्ट है। ठीक है, आपने इनपुट देखो 0 ये दिया है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट आपका ये आ गया, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118। ये देखिए, ये भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है।
ठीक है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये क्वेश्चन कहता है यंग इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन दिया कोहेरेंट सोर्स के हाफ। तो आप इसमें दो कोहेरेंट सोर्स ऐसे लेते हैं, इसका सेपरेशन हाफ कर रहे हैं, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं। वो फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। सो कह रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा बीटा डैश इज इक्वल टू, कह रहे हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल। तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको ये बताना है। लैम्डा के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो आपने इसको लैम्डा डी डैश अपॉन डी, डी डैश, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हमने लिखा, तो बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डी डैश। डी डैश क्या होता है, स्क्रीन से स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है सोर्स से, कैपिटल डी। तो कह रहे हैं इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, बिटवीन कोहेरेंट सोर्स, इनके बीच की सेपरेशन हाफ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल। ये डिस्टेंस डबल कर दी मतलब 2d कर दी, और ये वाली डिस्टेंस हाफ कर दी मतलब d/2 कर दी। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये थर्ड रेशियो में है, तो हमने क्या लिखा, बीटा डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये क्या बन गया, 4 लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये कितने टाइम्स हो गया, इसके पहले इक्वेशन के कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो मतलब मैंने क्या लिखा, बीटा डैश इक्वल टू 4 बीटा, मतलब पहले से कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहला आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ गए, ओके। आगे चलते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब दी गई है आपको। कैपिलरी ट्यूब में क्या कहना है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर and water rises up to height h. The mass of water in capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rises. ये बताना है आपको। तो सिंपल ऐसे आपको क्या करना है, जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होता है वो होता है इक्वल टू mg। ये तो वेट लगेगा, लेकिन वहां पे आपका जो मेनिस्कस बनेगा, आपका अर्धचंद्र बनेगा, उस वो होता है 2πr, ठीक है, t cos थीटा, ठीक है, 2πr इंटू टी कॉस थीटा। जो मेनिस्कस आप ऐसे फॉर्म करते हैं, इसका मेनिस्कस फॉर्म करते हो, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो ये आपने मेनिस्कस फॉर्म कर लिया, तो यहाँ से मास देखिए रेडियस के प्रोपोर्शनल है। मास किसके प्रोपोर्शनल है, इन दोनों को देखें हम, तो मास रेडियस के प्रोपोर्शनल है। बस आपका आंसर आ जाना था m1 अपॉन m2 इक्वल टू r1 अपॉन r2। तो कैपिलरी ट्यूब रेडियस पहले कितनी है, r है, जब इसमें वाटर कितना राइज होता है 5 ग्राम। बाद में आपको बताना कितना मास राइज होगा जब रेडियस कितनी है इसकी 2 टाइम्स हो गई। सिंपल हो गया, कुछ नहीं है। r से r ये कैंसिल हो गया, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो m2 इक्वल टू कितना आ गया 10 ग्राम। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में आपसे एक सिलेंडर है, कह रहे हैं क्या, आ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी पूछी है। तो देखो, जब आपको डेंसिटी पूछे तो आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो सिंपल इक्वेशन पढ़ी है, गैस की सिंपल इक्वेशन क्या पढ़ी है, पीवी इक्वल टू क्या, एनआरटी। लेकिन जब मोल्स आपको गिवन ही नहीं है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं पीएम इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, ओके, क्योंकि डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम और एन नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ से रो कैलकुलेट करेंगे तो रो क्या बनेगा, पीएम अपॉन आर टी। वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो रो कैलकुलेट करना है, बिल्कुल, रो इज इक्वल टू पी प्रेशर, प्रेशर कितना है 249 किलो पास्कल, किलो को पास्कल में बदलेंगे तो 10 की पावर 3। मास, हाइड्रोजन गैस है तो इसका मास कितना होता है 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 की पावर -3। आर की वैल्यू क्या होती है आपके पास में 8.3, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इसको आप केल्विन में रखेंगे, किस में रखेंगे, केल्विन में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन बनेगा। अब आप इसको नियर अबाउट सॉल्व कर सकते हैं, तो यह जाएगा -3 से -3 कैंसिल हो गया, 249 है, इसको मैंने सॉल्यूशन के लिए 250 कंसीडर कर लिया। कितना, 250 इंटू 2
डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू 300, 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल कर दें 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दें 3 टाइम्स, तो रो इक्वल टू 5/924, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया 5/25, तो यह जाएगा 1/5। 0.2 के अप्रॉक्स आंसर 0.2 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 121 क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, आयरन रॉड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी गिवन है आपको 599, इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड, मटेरियल ऑफ रॉड की आपको क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मटेरियल ऑफ रॉड की परमेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी गिवन है आपको, ससेप्टिबिलिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें कि ससेप्टिबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए काई एम आपको गिवन है, क्या गिवन है, काई एम कितना है, ये 599, ये आपको ससेप्टिबिलिटी गिवन है। परमेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस 599, ऐड कर दें तो ये 600 आ गया, म्यू आर आया ये तो 600। परमेबिलिटी पूछी है, पहले अभी अपन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। म्यू नॉट कितना है 4 पाई 10 की पावर -7, म्यू आर कितना है आपके पास में 600 है। सॉल्व करते हैं इसको एक बार, 24 पाई और 10 की पावर क्या रह गई, -5 रह गई। 24 पाई था, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दें तो -5 की जगह इसको हमने ऐसे लिखा 2.4 पाई 10 की पावर -4, ठीक है। तो 2.4 पाई 10 की पावर -4, कौन सा आंसर करेक्ट आ गया, आपका आंसर नंबर 3 करेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है 122, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है आपसे, 122 में फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स इज 3 जूल 3 जे कैप, फोर्स आपको गिवन है एफ वेक्टर, वो कितना है 3 जे कैप न्यूटन, ठीक है। एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू कितना है आपके पास में 2 के कैप मीटर। पूछ क्या रहे हैं आपसे, टॉर्क, तो सिंपल है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर आपको कितना है 2 के कैप है, क्रॉस एफ वेक्टर कितना है 3 जे कैप है, 3 2 जा 6, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, और जे क्रॉस के, देखो हम जब लेते हैं तो आई जे के ऐसे लेते हैं इस तरह से, ये आई कैप जे कैप और ये के कैप। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो, कैसे चलते हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, आई जे के, आप ऐसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपने क्या लिखा, टॉ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे, तो 6 क्या बनेगा ये, के क्रॉस जे आई कैप, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 मिनट, 3 जे कैप, ओके, तो आर वेक्टर कितना है 3 के कैप और ये कितना है 3 जे कैप, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, आई कैप बनना चाहिए, ठीक है। थर्ड आंसर इज करेक्ट है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स इज 3 जे कैप, फोर्स इज 3 जे कैप, ठीक है। एंड एक्ट ऑन ए पार्टिकल पोजीशन इज 2 के कैप, तो 2 के कैप है, आर क्रॉस एफ होता है, तो आर को हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब ये क्या जाने होगा, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, सॉरी, ओके, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बनता है, तो ये क्लॉकवाइज बनाता भी, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे के क्रॉस जे में क्लॉकवाइज बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा था ये, तो -6 आई कैप, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, फर्स्ट। नेक्स्ट है द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोएटमिक गैसेस, मोनोएटमिक गैस है और एवरेज आपसे थर्मल एनर्जी पूछ रहा है, तो देखो मोनोएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है,
डाईएटमिक के लिए 5 होता है और ट्राईएटमिक के लिए 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से बात करना है, तो 3/2 kBT फॉर्मूला बनेगा इसका। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फोर्थ आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है आपका, एक आपको टेलीस्कोप गिवन है, तो अज्यूम दैट अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार। कोई स्टार है जिससे जो लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 600 नैनोमीटर। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव इज ए डायमीटर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए तो थीटा मिनिमम चाहिए इसका, तो फॉर्मूला था 1.22 λ/d, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1.22 λ/d, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। ये मिनिमम है, मिनिमम रेजोल्यूशन के लिए थीटा मिनिमम मतलब एंगल सबटेंडेड ऑन द आई, मिनिमम एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट, जिससे वो दिखाई दे। तो वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 1.22 लैम्डा। लैम्डा कहाँ है आपके पास में, कितना, 600 नैनोमीटर। तो हमने क्या लिखा, लैम्डा, जस्ट 1 मिनट, 1.22 लैम्डा इंटू डी। तो वैल्यू रखें मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा कितना है, 600। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, -9 हो गया। फिर डी क्या है आपके पास में, 2 है, तो इसको हमने वैल्यू रख दी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 2 से ये कैंसिल आउट हुआ तो 10 की पावर -7 रह गई। 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करें तो 3.66 10 की पावर -7 रेडियन, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट है, 3.66 10 टू दी पावर -7 रेडियन। थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था लाइट ऑफ फ्लक्स। एक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग surface area 20 centimeter square. The average energy received by surface during the time span of 1 minute, ठीक है। एनर्जी रिसीव बाय सरफेस, एनर्जी रिसीव बाय सरफेस, तो ये होता है इंटेंसिटी एरिया इंटू टाइम। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी रिसीव बाय सरफेस, इंटेंसिटी एरिया इंटू टाइम। इंटेंसिटी आपको कितनी गिवन है, 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर स्क्वायर के लिए -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मिनट है तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, सेकंड, सेकंड होती है, तो मल्टीप्लाइड बाय किससे, 60 से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करिए तो -4 से -4 गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सिंपल हो गया ये तो। 1230 आ गए, 6 2 जा 12 और 24 इंटू 10 की पावर 3। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड और बिल्कुल है ना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्या कहता है आपसे, 126 कहता है कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है उसका रेशियो चाहिए, तो 1:1। जितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा सेम मैग्नेटिक फील्ड का होगा, 1:1 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ कॉपर। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल के लिए ये ग्राफ आएगा। ये आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट, अगर आप एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो जो आपका चैप्टर है कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड चैप्टर, उसमें डायरेक्ट ग्राफ दिया गया है। ये आंसर करेक्ट है। ये वाला अलॉय के लिए बनता है, जो थर्ड वाला है ना, ये किसके लिए बनता है, अलॉय के लिए। ये पॉसिबल ही नहीं होता, ये नहीं बनता इसमें। ये फर्स्ट वाला मेटल्स के लिए बनता है, ठीक है। और देखें, हाँ ये जो है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए बनता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन हुआ, 127। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 इक्वल टू 1.5 R2 है, थ्रू 1 K R इन रेशियो, थ्रू 1 केल्विन R इन रेशियो। तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है कि किस रेशियो में ये इंक्रीज होंगे।
तो सबसे पहले तो आपने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, एम एस डेल्टा टी। अब यहाँ पे मास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आपने यहाँ पे डेल्टा क्यू को क्या लिखा, डेंसिटी रो वी एस डेल्टा टी। वॉल्यूम स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब एस इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ क्यूब के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब क्या करना है आपको, सिंपल इसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इसका होल क्यूब। वैल्यू रखें थ्रू 1 के आर इन रेशियो। ठीक है, तो देखो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। तो रिलेशन गिवन है डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2। R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.5 R2 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय R2 है, इसका होल क्यूब है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटाए नीचे 10 हो गया, 5 से कैंसिल कर दो। 5 की टेबल क्या होती है आपकी, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। क्यूब करेंगे इन दोनों का, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। तो क्या जाएगा 27/8। थर्ड आंसर इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है आपसे, 129 आपका क्या कहता है कि द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड है लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, बैलेंस इज 10 ओम, बैलेंस इज अ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट ए पॉइंट विच डिवाइड द मीटर ब्रिज वायर इंटू 3:2। फाइंड द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1। If the length of resistance wire is 1.5 meter, then length of 1 ohm resistance will be। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो मीटर ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो मीटर ब्रिज में जो फॉर्मूला होता है P अपॉन क्यू इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं LX 100 माइनस L इंटू एक्स, ऐसे भी आपका फॉर्मूला बन सकता है ये। ठीक है, तो P द रजिस्टर ये होता है मीटर ब्रिज आपका इस तरह से। ये दो गैप होते हैं इसमें, एक तो ये गैप होता है और एक यहाँ पे ये गैप होता है। तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, बैलेंस इज 10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस तो रेशियो आपका 3/2 हो जाता है। तो 10 ओम, कितने ओम को हम बैलेंस कर रहे हैं, आपको 10 ओम को बैलेंस कर रहे हैं। तो P/10 ओम को बैलेंस किया कितना, 3/2 के रेशियो में। तो आप इससे कैंसिल आउट कर दें, 2 5 जा 10। तो P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 15 ओम आ गई। फर्स्ट कंडीशन हो गई, एक रेजिस्टेंस मिल गया। फिर इसके बाद आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो पढ़ा होता है वो पढ़ा होता है R इक्वल टू ρl अपॉन ए। अब इसमें ये तो चेंज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपका R किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। R किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के। तो हमने क्या लिखा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, वही, या आप P अपॉन Q भी लिख दें। तो वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 15 गिवन है पहले। फिर बाद में क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन लेंथ इज 1 ओम। कब हो जाती है, जब रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, कितने पर आता है ये, 1.5 पर आता है। तो 1.5 पर आता है तब लेंथ चाहिए आपको L2। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो अब आपने क्या लिखा, 150 इक्वल टू 15 अपॉन L2। इसको आप कैंसिल आउट करें 10 टाइम्स। ठीक है, तो L2 इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन 10। तो 0 पॉइंट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। फोर्थ आंसर करेक्ट है। फिर से ध्यान दें, थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। तो इसमें दो, एक तो इधर कनेक्ट होता है और ये लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, ठीक है। ये आप इसको पी क्यू कह दें, आर एस कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, आर एस कह दें, पी क्यू कह दें, नहीं तो, है ना। तो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इज अ 10 ओम, ठीक है। बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप एट ए पॉइंट। राइट गैप में बैलेंस कर रहा है, राइट गैप में, इसलिए ये क्यू की जगह लिख दिया हमने। कितना? विच डिवाइड द ब्रिज इन मीटर ब्रिज वायर इंटू 3/2। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3/2 में। कब? जब 10 ओम पे बैलेंस हुआ। तो P अपॉन लेफ्ट में 10 है, इसको सॉल्व किया 15 आ गया। बाद में कह रहे हैं इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1.5 मीटर, ठीक है, वायर की लेंथ 1.5 मीटर है, देन लेंथ इज 1 ओम। लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर विल बी, 1 ओम रेजिस्टेंस वायर की, तो 15 था, 1 था, ये 1.5 L2 कैलकुलेट करना था, तो ये आ गया आंसर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्या है कि द इंक्रीज इन बिड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। बिड्थ कब इंक्रीज होती है? तो देखो दो कंडीशन होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड वाइज कंडीशन और एक होती है रिवर्स वाइज कंडीशन। पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको दो टाइप से कनेक्ट करते हैं, एक तो फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं, दूसरा रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं। तो डिप्लेशन रीजन कब बढ़ता है? रिवर्स वाइज कंडीशन में बढ़ता है। कब बढ़ता है? रिवर्स वाइज कंडीशन में। फॉरवर्ड वाइज में तो थिन होता है, क्योंकि ये आपका एक्चुअली जंक्शन होता है पीएन, ये P साइड, ये N साइड। P पॉजिटिव से कनेक्ट होता है और N नेगेटिव से। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल इधर जाते हैं और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। ये फॉरवर्ड वाइज है, लेकिन रिवर्स वाइज में उल्टा होगा, उल्टा होगा रिवर्स वाइज में। उल्टा होगा, क्या होगा? और रिवर्स वाइज में ये नेगेटिव पर होगा और ये पॉजिटिव पर, तो ये अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव करते हैं मेजॉरिटी कैरियर, इसलिए डिप्लेशन रीजन की बिड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो 4 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131। 131 में क्या कह रहे हैं? आप 40 माइक्रोफेरड कैपेसिटर सी गिवन है, कितना है? 40 माइक्रोफेरड कैपेसिटर। तो वैल्यू लिखेंगे तो 40 × 10 की पावर -6 फेरड आ जाएगा। कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, V गिवन है आपको 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू आपको कितना है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, RMS वैल्यू पूछ रहे हैं, तो IRMS इक्वल टू होता है VRMS अपॉन XC, ठीक है। XC क्या है? तो XC इक्वल टू होता है, आपको बता दें, 1/ωc। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे 1/ωc तो ये बनेगा VRMS अपॉन 1/ωc। ये थर्ड रेशियो से ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या बनेगा? ये IRMS इज इक्वल टू ωc, ठीक है, VRMS। ओके। अब ओमेगा को आप 2π न्यू लिख सकते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी को कह रहे हैं हम, 2π न्यू सी इंटू VRMS। अब वैल्यू रख लें सबकी, 2π फ्रीक्वेंसी 50 है, ठीक है। C कितना है? 40 × 10 की पावर -6 और क्या है आपके पास में? VRMS कितना है? 200। जो गिवन वैल्यू होगी, जब तक मैक्सिमम नहीं कहे तो वो कौन सी वैल्यू कहलाती है? आपकी RMS वैल्यू कहलाती है। अच्छा, कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट करेंगे तो यह जाएगा 1 2, तो ये 3 4, ये कैंसिल हुआ तो 10 की पावर -2 रह गई, ठीक है। और सॉल्व कर लें तो ये बना 2π, 5 2 जा 20 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये आ जाएगा, 1 0 से और कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर -1 रह गई। ये 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू, ये -1 को अपॉन में लिया है तो 10 हो गया। कैंसिल कर दिया हमने 2 से, 2 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 88/35, ठीक है। तो 35 2 जा 2 बार गया, उसके बाद डेसिमल आएगा, तो इसके बाद इसका मतलब है कि हमने इसको सॉल्व किया 35 का 88 में, तो यह जाएगा 2 टाइम्स में 70, 8 बच गया यहाँ पे 1 बचा, डेसिमल लगाया तो 0 180 हो गया। तो फिर से कितनी बार? 5 बार जाएगा लगभग, 5 टाइम्स, तो यह जाएगा 25 2 15 16 17,
ठीक है, 2.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं इसके बाद 131 के बाद 132। 132 भी सिंपल क्वेश्चन है, ये सिग्निफिकेंट फिगर पर है। ये तो 11th वाले बच्चों के लिए भी आज कर सकते हैं वो ये क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। तो इसमें बस एक बात का ही ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने, वही आपका आंसर सही होगा। तो ये यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। 3 किसमें, 1 2 3 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें ज़्यादा है, तो यही वाला आंसर करेक्ट है। और आप इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, कितना 0.0099। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से 9 में से 10 में से गया था, फिर 9 में से तो 0, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा। तो अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने थे, 3 थे, तो हमें 3 तक ही काउंट करना होता है। 3 तक काउंट करना है, तो आपका आंसर आ गया 9.98। फोर्थ आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप 133 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या पूछा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी पूछिए। तो म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो वीडी की वैल्यू क्या है आपके पास में, वीडी की वैल्यू है 7.5 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर -10। अब सिंप्लीफाई कर दें इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6.5 और ये -4 को कैंसिल किया तो ये -6। कहने का मतलब है ये आ जाएगा 2.5 10 की पावर +6। 2.5 10 की पावर +6 फोर्थ आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 135 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 134 हुआ था, अभी 134 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 134 है, इन ए गिटार, क्या कहा है आपसे, इन ए गिटार 2 स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून प्रोड्यूस बीट्स ऑफ 6। तो आपको 2 गिटार हैं, एक की फ्रीक्वेंसी एफ ए मान ली, एक की एफ बी मान ली, या न्यू ए न्यू बी मान लो। इनका डिफरेंस कितना है आपके पास में, वो 6 हर्ट्ज है। कितना है डिफरेंस, 6 हर्ट्ज है। व्हेन टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीजेस द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज। ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको कितनी है 530। ठीक है, तो बी की पूछ रहे हैं, अगर ए की 530 है तो 6 का डिफरेंस लाना है आपको। अब समझ जाइए, ये 530 है, किसके लिए, ए के लिए। ए के लिए अगर 530 है तो डिफरेंस कैसे आएगा 6 का, जब बी की कितनी होगी 524 हो जाएगी। तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो फोर्थ आंसर करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नॉट लीस्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द 2 ends ऑफ ए रिजिड रॉड of length 1 meter with negligible mass, the center of mass of system from 5 kg। अब एक से जहाँ से पूछते हैं ना उसको आप सेंटर कंसीडर करो। ठीक है, ये 5 kg का मास रखा हुआ है आपका, और दूसरा मास कितना है आपका 10 kg का है, 10 kg का है। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया तो ये 0 0 बनेगा कोऑर्डिनेट में। सेंटीमीटर में तो 1 मीटर की जगह ये आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर 0। सेंटर ऑफ मास चाहिए आपका, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 xcm, x एक्सिस पे ही आएगा। xcm इक्वल टू क्या होगा m1 x1, सॉरी क्या आएगा m1 x1, xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, रखते हैं वैल्यू। तो ध्यान दें m1 क्या है आपके पास, मास 5 kg है, x1 0 है, प्लस m2 कितना है 10 kg है, x2 100 है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि kg को भी तो कन्वर्ट करो, तो kg को कर लेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 + 5 15 लिख दूँ मैं। ओके, ये 0 हो गया, ये 1000 डिवाइडेड बाय 15 आ गया,
5 से कैंसिल कर दें, 5 2 जा 10, 200, 5 3 जा 15, डिवाइड लगो 6 टाइम्स 18, फिर से 6 टाइम्स, फिर से 6 टाइम्स, फिर से 6 टाइम्स, ऐसे आगे आएगा तो 66.67 सेंटीमीटर। ठीक है, 66.67 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, नियर अबाउट 67 आ जाएगा आंसर। तो ये आपका नीट के पेपर का सॉल्यूशन हुआ। बात समझ में आई? तो फिर मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्टों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।